नमस्कार दोस्तों। घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम डेली एडिटोरियल की चर्चा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद हम एमसीक्यूज पर चर्चा करते हैं और 5 एमसीक्यूज देखें, खासतौर पे यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा दो मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन का भी प्रयास यहाँ पे हम करते हैं। अगर हम बात करें, इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं घटना सूत्र चैनल से, जहाँ पे आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे घटना सूत्र, आपको जो चैनल मिलेगा वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बाइलिंगुअल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज के कौन कौन से एमसीक्यूज पर चर्चा करें और नया डालते हैं। आज के पहले एमसीक्यू पर बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए से संबंधित है। यह भारत का फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है, जो हाल द्वारा एडीए ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये बात कर रहा है। दूसरा, एएमसीए परियोजना भारत की पहली सार्वजनिक निजी क्षेत्र की साझेदारी वाली पांचवी पीढ़ी के फाइटर वर्ग क्लास में आती है, उसके संबंध में बात हो रही है। और तीसरा बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय वायुसेना पहले चरण में एएमसीए को 10 स्क्वाड्रन शामिल करने की योजना बना रही है। इन तीनों के बारे में बात हो रही है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये तो सही बात है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन का है, स्टेल्थ है, अर्थात यहाँ पे जो रडार की जो कैपेसिटी है रिकॉग्नाइज करने की, उससे कहीं ना कहीं इसे बेहतर किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। दूसरा, अगर देखें दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे यह भी सही है, पहली बार भारत सरकार क्या कर रही है, निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर यहाँ पे देखें फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बना रही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 10 नहीं बल्कि 5 स्क्वाड्रन को शामिल किए जाने की बात हो रही है, और बाद में 7 और स्क्वाड्रन को यहाँ पे शामिल किया जाएगा, लगभग 126 जेट्स को। तो ये यहाँ पे एएमसीए के बारे में बात है, तो जिससे हमने यहाँ पे देखा। दूसरा प्रश्न बात कर रहा है अप्रैल 2025 में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसके संबंध में बात हो रही थी कि कहीं न कहीं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कहीं न खर्चा कम हुआ, उसके संबंध में बात है। अब ये बात ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ऑप्शन में यहाँ पे बात कर रहा है कि अप्रैल अगस्त 2024 के बाद सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है, क्या ऐसा है स्टेटमेंट में? तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आईआईपी की जो वृद्धि है अप्रैल 2007 में 2.7% थी, जो लगातार कम होती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पूंजीगत जो कैपिटल गुड्स है उसमें सामान्य मंदी के बावजूद सकारात्मक वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये बात सही है यहाँ पे कि पूंजीगत सामानों में 3.9% वृद्धि हुई है, लेकिन निवेश में स्थिरता यहाँ पे और व्याप्त है। इसके अलावा हम देखें, तीसरा, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स का उत्पादन पिछले माह की तुलना में काफी बढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम है ना, यही तो यहाँ पे घटा है, बढ़ा नहीं है। तो ये इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और इसका देखें तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो केवल एक, अर्थात एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। ये यहाँ पे हमने देखा। फिर अगला क्वेश्चन हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 3। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 93 में उपाध्यक्ष के चुनाव को जितनी जल्दी हो सके आदेश करने का निर्देश दिया जाता है। ये यहाँ पे बात है। दूसरा, 17वीं लोकसभा में यह पद जून 2019 में रिक्त है। तीसरे, संविधान के अनुसार उपाध्यक्ष का होना अनिवार्य रूप से विपक्ष से होना चाहिए। अब देखिए ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये स्टेटमेंट तो गलत ही है, कि अनिवार्य नहीं है, ये एक परंपरा का पार्ट है। तीसरा गलत हो जाता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अनुच्छेद 93 कहता है कि जितना जल्दी हो सके आप उपाध्यक्ष का पद यहाँ पे नियुक्त करिए। आप देखें 2017-18 के बाद यहाँ पर उपाध्यक्ष का जो पद है लगातार खाली है, और उस संबंध में यहाँ पर कब मामला काफी चर्चा में है कि आखिर ऐसा क्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने की बात होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसे मूल्यों की स्थापना क्यों नहीं की जा रही है। और पहला दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे देखे सही है। फिर चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बात करें कथन, भारत अपने जीडीपी का 1% से भी कम अनुसंधान एवं विकास में खर्च करता है, क्या बात सही है ये बात? तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि भारत जो अपनी जीडीपी का 0.67% यहाँ पे खर्चा करता है। नौकरशाही में देरी निजी क्षेत्र की कम भागीदारी आरएनडी को बाधित करती है। तो दोनों ही सही है, और कथन कांड की व्याख्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, नौकरशाही में बहुत डिले है, और जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत कम है, वो भी आरएनडी में बहुत खर्चा कम करती है, जिस वजह से नई चीजों का आविष्कार भारत में नहीं हो पाता। पांचवा प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न बात कर रहा है, भारत की एएमसीए परियोजना में हाल के उत्पादन पर विशेषाधिकार समाप्त किए गए हैं। ये बात कर रहा है, क्या सही है ये? दूसरा, डीआरडीओ पूरी एएमसीए परियोजना को निजी निवेश कंपनियों को दे रहा है, ये तो गलत बात है ना, इसमें हाल के साथ पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो पूरी तरह से देने की बात तो है ही नहीं। ये गलत है, और ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन, इसका सी विल बी राइट। अब प्रश्न, मुख्य परीक्षा संबंधी प्रश्न, जीएस पेपर 2 से लिया गया है ये, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है। जिसमें प्रश्न में क्या चर्चा है यहाँ पर? प्रश्न में चर्चा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष पद की लंबित जो रिक्तता है, संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पर हमें बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जून 2017, मैंने वहां पर बोला था 2019 है एग्जैक्टली, 2019 से यहाँ पर जो जो उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है, और वो संवैधानिक परंपरा के खिलाफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे जो विधायी, अगर देखें जो
विपक्षी पार्टी हैं, उनका यहाँ प्रतिनिधित्व प्रॉपर ना हो पाने एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जिस संबंध में यहाँ पे आप यहाँ पे भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। फिर मुख्य भाग में आप बताएँ कि संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करें कि अनुच्छेद 93 जो है, जो बात करता है कि शीघ्र यहाँ पर नियुक्ति होनी चाहिए। लोकसभा का नियम 8 भी यहाँ पे बात करता है कि शीघ्र यहाँ पे जो उपाध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही फिर यहाँ पे आप भूमिका बता सकते हैं उपाध्यक्ष की, या महत्व बता सकते हैं कि इस पद का आखिर महत्व क्या है? तो आप महत्व में आप बता सकते हैं कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति कर देखिए निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करती है। फिर उसकी उपस्थिति होती है तो बेहतर संचालन हो पाता है। दोनों पक्षों को बेहतर मौका मिल पाता है। कार्यपालिका के प्रभुत्व को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है? जो बहुमत की तानाशाही को रोका जा सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रभाव इसके दिखाई देते हैं। रिक्त है, तो इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे जैसे संस्था का जो जवाबदेही उसमें कमी दिखाई दे रही है, संस्थीय परंपराओं में कमी दिखाई दे रही है। बहुत सारी कमेटी का वो अध्यक्ष होता है, उन कमेटी में अगर देखें वो अध्यक्ष वो नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे सुधारों की आवश्यकता है, इसको यहाँ पर कहीं न कहीं देखिए बाध्यता की आवश्यकता है, कहीं न कहीं जुडिशियल इंटरवेंशन की भी आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे कहे ये जो पद है उसको फिर से बेहतर किया जा सके, इसकी जो गरिमा है उसका विस्तार यहाँ पे पुनः किया जा सके, जिससे संवैधानिक अखंडता है, संसदीय लोकतंत्र उसको बेहतर बुनियाद दी जा सके, बेहतर आधारभूत दी जा सके, जिससे संविधान नियंत्रित और व्यवस्थित दिखाई दे सके। दूसरा बात यहाँ पे कर रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान सीमा के उल्लंघन खतरा अब काल्पनिक नहीं रहा। नवीनतम संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट का संबंध बताना है। तो अच्छा प्रश्न है यह भी, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। पहला तो आप यहाँ पे बताएं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे यूएन की जो रिपोर्ट आई वो भी कह रही है कि हम 2029 तक ही हमारे भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री जो बढ़ना है तो उसका 70% के आसपास बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चैलेंज दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कारण बता दें, मुख्य भाग में आप आए कारण बताएं कि क्यों हो रहा है। जो जो औद्योगिकरण उनका प्रभाव बताएं, जो पेरिस समझौते हैं उसको शामिल ना करना, जो पेरिस समझौते के अंदर सीबीडीआर कॉमन बस डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेहतर परफॉर्म ना करना, $100 बिलियन का जो फंड बनाने की बात होती है डेवलप देशों द्वारा उसमें डिले करना। तो बहुत सारे यहाँ पे हार्डल्स दिखाई दे रहे हैं। कार्बन ट्रेडिंग का बेहतर परफॉर्म ना करना, ठीक है। इसके अलावा लगातार जो फॉसिल फ्यूल्स उनको उत्पादन उत्पादन करते रहते हैं, ये सारे कारण यहाँ पे आप बता सकते हैं। कुछ प्राकृतिक कारण का भी उल्लेख कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सजेशन बताना है, निष्कर्ष बताना है। आप बताएं कि एनडीसी इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाना चाहिए। 5 वर्ष नहीं, इसको 2 वर्ष के अंतर्गत इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, असेसमेंट किया जाना चाहिए, जिससे जो जलवायु परिवर्तन की नकारात्मकता है उसको यहाँ पे कम किया जा सके। जलवायु परिवर्तन का जो नकारात्मक प्रभाव है पृथ्वी व जीवमंडल में कम किया जा सके, इस संबंध में यहाँ पे बात कर सकते हैं। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता अपनाना ही यहाँ पे एकमात्र रास्ता है जिससे हम बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।